दिए गए वर्ग में से भारतीय संविधान द्वारा स्वीकृत 8 भारतीय भाषाओं के नाम छाँट कर लिखिए। बॉक्स में देखना है आपको 8 भारतीय भाषाओं को लिखना है। सिंधी, पहला है सिंधी, दूसरा बोडो, तीसरा है डोंगरी, चौथा उड़िया, पांचवा कोंकणी, छठा कश्मीरी, सातवां तमिल, आठवां संस्कृत। आप बॉक्स में से देखेंगे तो आपको सारी भाषाएं दिखाई देंगी। प्रश्न संख्या 2, सही के सामने सही और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। फारसी की लिपि उर्दू है, सही। संथाली भाषा की भारतीय संविधान द्वारा स्वीकृत भाषा है, यह भी सही है। मौखिक भाषा ही भाषा का मूल रूप है, यह भी सही है। शब्द विचार में विराम चिन्हों का अध्ययन किया जाता है, यह गलत है, क्योंकि वाक्य विचार में विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, न कि शब्द विचार में, इसलिए यह क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। अंग्रेजी भाषा की लिपि का नाम रोमन है, यह बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान में 18 भाषाओं को मान्यता दी गई है, यह गलत है, क्योंकि भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है, इसलिए यह आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। भारत की संविधान सभा ने 15 अगस्त 1947 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया था, यह गलत है, क्योंकि भारतीय संविधान सभा ने 14 सितंबर सन 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया था, इसलिए यह आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। गढ़वाली एक बोली है, यह सही है। गढ़वाली आपकी क्या है, एक बोली है। बहुविकल्पी प्रश्न में देखिए, सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए। यहाँ पे सही का चिन्ह लगा के हमने उसको क्या कर दिया है, रेड में कलर, जो आंसर सही है उसको हमने लाल कलर में कर दिया है। बच्चा सबसे पहले सीखता है क्या, लिखित भाषा, मौखिक भाषा, बोली, सांकेतिक भाषा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ग वाला, बोली। व्याकरण के विभाग होते हैं, व्याकरण के कितने विभाग होते हैं, 3, 5, 2, 6। इसका उत्तर हो जाएगा 3, क्योंकि उत्तर जो है उसको हमने रेड कलर में कर दिया है। व्याकरण के जिस विभाग में वर्णों के स्वरूप का अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं ध्वनि विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, वर्ण विचार। इसका उत्तर सही हो जाएगा वर्ण विचार। तमिलनाडु में बोली जाती है कन्नड़, तमिल, तेलुगु, बोडो। तो इसका उत्तर हो जाएगा तमिल। हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को, 5 नवंबर को, 10 सितंबर को, 20 सितंबर को। इसका सही उत्तर हो जाएगा 14 सितंबर को। बोली है कश्मीरी, भोजपुरी, मणिपुरी, बांग्ला। इसमें भोजपुरी आपकी बोली है, बाकी सब। भाषा की परिभाषा लिखिए। भाषा अभिव्यक्त करने के कितने ढंग है। इसका उत्तर होगा जिस साधन द्वारा हम बोलकर या लिखकर अपने विचार या भाव दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा सुनकर या पढ़कर दूसरे के विचारों को समझते हैं, उसे भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा के द्वारा हम अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। मौखिक भाषा और लिखित भाषा का अंतर स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर होगा मौखिक भाषा में हम अपने विचारों को बोलकर व्यक्त करते हैं, जबकि लिखित भाषा में हम अपने विचारों को लिखकर व्यक्त करते हैं। प्रश्न संख्या 3, अंतर स्पष्ट कीजिए। राजभाषा, राष्ट्रभाषा, बोली, उपभाषा। उत्तर, कामकाज की भाषा को राजभाषा कहते हैं। देश के अधिकांश भाग में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। बोली, किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं, परंतु जब इसमें कोई काव्य रचना की जाती है तो यही भाषा
उपभाषा बन जाती है। प्रश्न संख्या 4, व्याकरण से क्या अभिप्राय है? विद्यालयों में व्याकरण क्यों पढ़ाया जाता है? इसका उत्तर होगा, वह शास्त्र जो भाषा के शुद्ध स्वरूप तथा शुद्ध प्रयोग का ज्ञान कराता है उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण का अध्ययन किए बिना न तो किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोल सकते हैं और न ही लिख सकते हैं, इसलिए विद्यालयों में व्याकरण को पढ़ाया जाता है। प्रश्न संख्या 5, लिपि किसे कहते हैं? लिपि की आवश्यकता क्यों पड़ी? उत्तर, भाषा की ध्वनियों को लिखने के ढंग को लिपि कहा जाता है। किसी भी भाषा को लिखने के लिए लिपि की आवश्यकता होती है। गद्य और पद्य साहित्य का अंतर स्पष्ट कीजिए। गद्य साहित्य में कहानी, निबंध, उपन्यास, पत्र, नाटक आदि गद्य में लिपिबद्ध किए जाते हैं, जबकि पद्य साहित्य में अपनी बात कविता के माध्यम से कहते हैं। जैसे रहीम के दोहे पद्य साहित्य के उदाहरण हैं। दोहे, चौपाइयाँ तथा कविताएं पद्य साहित्य में आती हैं। जय हिंद, जय भारत।